हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजर्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जो हमारा पहला टॉपिक होगा इंडियन इकोनॉमी का। पहले स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ये बहुत बार बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन एमसीक्यू में आता है। ठीक है। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है? ओइकोनोमिया का मतलब देखिए, यहाँ पे हम बहुत इजीली समझते हैं। ओइकोस का मतलब होता है डोमेस्टिक, और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब डोमेस्टिक का मतलब विद इन अ कंट्री, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं। ठीक है। तो इंडिया के अंदर की चीज़ें जो मैनेज करेंगे, ठीक है, उस पूरे मैनेजमेंट को हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। एक किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर की चीज़ों को मैनेज करना, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो उसकी बेसिक डेफिनेशन भी है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी चीज़ें कंसीडर की जाएगी। एक तो प्रोडक्शन, ओके, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे वो। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ओके, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, कि जो वो प्रोडक्शन हम करने वाले हैं, जो जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उसका कंजम्पशन कौन करने वाला है। एंड फोर्थ होगा सर्विसेज, मतलब कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी चीज़ों की स्टडीज होती है, देखो, इंडिविजुअल्स, businesses and governments allocate resources of production, exchange and consumption. Economics is a discipline studying economic behavior of human beings with theory of markets, employment, price, inflation, etc. पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें स्टडी करनी होगी। किस चीज़ की? तो ह्यूमन बींग्स की स्टडी करनी पड़ेगी, उनका बिहेवियर क्या है। जब कोई चीज़ वो परचेज करेंगे, सेल करेंगे, तो उनका बिहेवियर क्या रहता है। वो मार्केट्स को स्टडी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को समझना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है उसकी प्राइजेस को समझना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा, तब जाके हम पूरे इकोनॉमिक्स को समझ पाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। उन्होंने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स एज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ से भी एमसीक्यू बनने का चांस रहता है बहुत बार। जो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, या तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है जिसके एग्जाम्स होती है, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। ठीक है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। मेजरली इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है जो हम जानते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। Microeconomics may be defined as that branch of economic analysis which studies the economic behavior of the individual unit, okay, may be a person, a particular household or a particular firm. देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, हम एक स्टडी करते हैं। किस चीज़ की? हम स्टडी करते हैं या तो फिर एनालिसिस करते हैं एक इकोनॉमिक बिहेवियर का, लेकिन किसका? इंडिविजुअल यूनिट का। मतलब कि हम एक साथ किसी ग्रुप को नहीं ले रहे हैं, हम या एक किसी स्पेसिफिक पर्सन का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। या तो कोई स्पेसिफिक हाउस होल्ड का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, ओके, या तो कोई स्पेसिफिक फर्म का, ओके, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन का इकोनॉमिक बिहेवियर, या तो फर्म का या तो हाउस होल्ड का इकोनॉमिक बिहेवियर स्टडी करते हैं, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएगी? तो इट कवर्स वेरियस इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी, एक्सेट्रा।
अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। जैसे कि माइक्रो के अंदर, माइक्रो हमारा नैरो टर्म हो गया एक तरह से, ओके, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, ओके, या तो फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक हाउस होल्ड की बात करेंगे। लेकिन मैक्रो उसी के पास देखिए, मैक्रो, मैक्रो क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, यहाँ पे हम पूरे के पूरे एक ग्रुप को, ग्रुप से मेरा मतलब होता है यहाँ पे हम पूरे की पूरी एक कंट्री या तो नेशन की बात कर रहे हैं। कंट्री या तो नेशन, पूरे नेशन का एक इकोनॉमिक बिहेवियर किस वे में एनालिसिस करेंगे, उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करना। इट कंसर्न्स विथ अंडरस्टैंडिंग the economy wide events such as the total amount of goods and services produced, the level of unemployment and the general behavior of processes prices, sorry। मतलब कि हम मैक्रो के अंदर क्या कर रहे हैं? मैक्रो के अंदर जितने भी लोग रहते हैं कंट्री के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उनके थ्रू जो भी गुड्स या तो सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो फिर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। ओके, अब माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस तो बेसिक पता चल गया। क्या है? माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटे लेवल पे स्पेसिफिक पर्सन की स्टडी करना, और मैक्रो मीन्स क्या होता है? मैक्रो मीन्स होल, स्टडी ऑफ होल, मतलब पूरे नेशन की या तो एक पूरे ग्रुप की एक साथ स्टडी करना। ठीक है, ये टर्म जो है माइक्रो मैक्रो, वो हमें कैसे पता चला, किसने दिया था? तो देखो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय रैग्नर फ्रिच। ओके, हमें बस ये याद रखना है कि किसने सबसे पहले दिया था। स्टैटिक पोर्शन में ये चीज आपको काम आ सकती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स के अंदर हमने पहले ही पढ़ा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम माइक्रो और मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटीज को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट? हमें कोई स्टडी करनी है तो हमारा कोई बेसिक एक बेस होना ज़रूरी है, राइट? कि किस बेस पे हम पूरी स्टडी करेंगे। तो उस बेस को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? तो वो हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर देखो चार चीज़ें होती है। एक तो आपका प्रोडक्शन, आपके इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, उसको कंज्यूम करने वाला कौन है, कंजम्पशन उसका कहाँ और कितना हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी परचेज कर रहा है गुड्स आपसे, ठीक है, तो उस चीज़ का, उस पैसे का या तो किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, कितना हो रहा है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये चारों चीज़ों को चलो एक एक बारी बारी हम लेके समझते हैं। पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इनपुट इनटू आउटपुट्स का मतलब होता है जो भी हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसको हम बोलेंगे इनपुट, एंड वहाँ से जो भी फिनिश गुड्स कंप्लीट होते हैं, हमारे पास फिनिश गुड्स बन के आता है, उसको हम कहेंगे आउटपुट। ओके, जैसे कि देखो रॉ मटेरियल हो गया, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, वेर एज आउटपुट इंक्लूड्स फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे, लैंड है जहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री डालेंगे, लेबर मतलब जिनके थ्रू हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड कैपिटल मतलब कुछ भी आपको बनाने के लिए पैसे तो डालने पड़ेंगे, तो वो कैपिटल भी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इनपुट करेंगे, मतलब इनका यूज़ करके हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे फिनिश गुड्स, और या तो फिर सर्विसेज जिसको हम आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, सेकंड होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ यूजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव ह्यूमन नीड्स एज वांट्स। मतलब कि आपको मान लो कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ट्रैवलिंग के टाइम पे भूख लग जाती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप बेचैन हो जाओगे। लेकिन मान लो कि जैसे कि ट्रेन,
ट्रेन का एग्जाम्पल समझते हैं। ट्रेन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है फूड में, ठीक है। अगर आपको आपका कोई जो फेवरेट फूड है वही मिल गया तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई चला जाता है, राइट। तो कंजम्पशन का मतलब यही होता है कि जो गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है, ओके, जो भी गुड्स और सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है उसी में से हम अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या तो फिर जो भी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है वो हमको हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो वो एक अलग ही लेवल पे कंजम्पशन का एक सेटिस्फेक्शन लेके जाएगा, ठीक है। द टर्म एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप रॉ मटेरियल डाल रहे हो, ओके, उसको प्रोसेस करके एक यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद फिनिश गुड्स होता है, राइट। तो ये जो यूजफुल मटेरियल की बात आई, जो यूजफुल मटेरियल वाला प्रोसेस है ना, वो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जिसको हम अभी यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे, जिसको कंजम्पशन में, क्योंकि ये कंजम्पशन में नहीं ले सकते ना, ये चीज़ कंजम्पशन के लिए नहीं है, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। देन थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, थर्ड एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे but are used in the future to generate wealth, okay. An investment is the purchase of goods that are not consumed today but are used in the future to generate wealth. It refers to the expenditure incurred by the producers on the purchase of capital goods such as machinery, plants, etc. अब देखिए इन इन्वेस्टमेंट को ना अच्छे से समझो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आज हम आज टुडे आज हम किसी चीज को परचेज कर रहे हैं। यहां पे जो एग्जांपल दिया है, चलो उसी की बात करते हैं, मशीनरी, ओके। अब मशीनरी परचेज की, दैट मीन्स हमारी कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी। अब हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी, दैट मीन्स क्या वो हमको 1 या 2 दिन में ही जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था, क्या मशीनरी उतना रिटर्न देगी? नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे हमने पढ़ा ना, परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू जनरेट वेल्थ, मतलब इस मशीनरी से जो भी प्रोडक्शन होने वाला है, कब? इन फ्यूचर, तब उससे जो भी हमें इनकम आएगी, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, टू जनरेट वेल्थ इन फ्यूचर, ओके। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि आज की डेट पे आप कुछ पैसे या तो कैपिटल इन्वेस्ट करो ऐसे गुड्स परचेज करने में जो आगे जाके इन फ्यूचर आपको आपकी वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगी। प्लांट्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। देन होता है डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution is the process of making a product or service available for the consumer or business users who needs it. It is the activity of both selling and delivering products and services from manufacturer to customer. Distribution का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर दिया जाए, जैसे कि अगर डायरेक्ट एग्जांपल दिया जाए तो हम डीमार्ट की बात कर सकते हैं। डीमार्ट में हमको जितनी भी नीडफुल चीज़ें होती है ना, वो डायरेक्ट अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो डीमार्ट एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। डीमार्ट है, ठीक है। देन रिलायंस मॉल हो गया, राइट, रिलायंस मॉल हो गया, या तो फिर जो स्मॉल शॉप्स होती है ना, वो भी, क्योंकि हमें जो चीज़ ज़रूरी होती है वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो ये 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जो मेन कंसीडर की जाएगी इकोनॉमिक्स के अंदर, जब भी हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, ओके। चलिए, अब इकोनॉमिक्स के अंदर हमने ये तो चीज़ देख ली, कौन सी चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, लेकिन उस स्टडी को भी ना बहुत ही डिफरेंट अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, अलग अलग बाइफरकेट किया जा रहा है। तो क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन कंट्रोल और रेगुलेशन। अब इकोनॉमी को कंट्रोल करना या तो इकोनॉमी को रेगुलेट करना, तो उसके भी कुछ
अलग अलग एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं। जैसे कि पहला टाइप होता है इकोनॉमिक्स का, पहला टाइप है कमांड इकोनॉमी। अब ये कमांड इकोनॉमी का मतलब देखो, जो कमांड वर्ड है ना, वहीं से हमको थोड़ा सा समझ आ जाता है कि अंडर दिस सिस्टम द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल और रेगुलेशंस। मतलब कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब जहां से हमको प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, वो रॉ मटेरियल आप डायरेक्ट नहीं ले पाओगे क्योंकि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना, कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। द फंक्शनिंग ऑफ दिस इकोनॉमीज इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड प्लानिंग। अब सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो ये जो भी फंक्शन होने वाला है इकोनॉमी के अंदर वो भी तो कंट्रोल में रहेगा गवर्नमेंट के, और कंट्रोल में रहेगा दैट मीन्स गवर्नमेंट जिस तरह से बोलेगी उसी तरह से आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसी इकोनॉमी का एग्जाम्पल देखा जाए तो कम्युनिटीज या तो फिर सोशलिस्ट कंट्रीज सच एज द फॉर्मर सोवियत यूनियन या तो फिर यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब क्यों होता है? यूएसएसआर का मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या तो फिर आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कमांड इकोनॉमी। तो ये जितनी भी टाइप्स की हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। और आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो, हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे, आपके कमेंट के अंदर ही आपको अपना डाउट सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सेकंड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कमांड इकोनॉमी में तो क्या था, सारे के सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। अब मिक्स इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना वो कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप का, एक तो पब्लिक का प्लस प्राइवेट सेक्टर का, दोनों मिल के इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन करेंगे या तो कंबाइनली कंट्रोल करेंगे। हियर गवर्नमेंट इज द डिसीजन मेकर फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड इंडिविजुअल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स मेक डिसीजन फॉर प्राइवेट सेक्टर। देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है कि जो गवर्नमेंट होगी ना मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेगी किन लोगों से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेगी पब्लिक सेक्टर कंपनीज से रिलेटेड या तो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, इंडिविजुअल्स, ओके, इंडिविजुअल से रिलेटेड पब्लिक सेक्टर एंड इंडिविजुअल्स, इनसे रिलेटेड सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी। और प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं ना वो डिसीजन बनाएंगे प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट्स लेंगे, ओके। इट बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन अ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, ओके। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे ऊपर तो हमने कमांड इकोनॉमी का तो एग्जांपल यूएसएसआर समझा था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जैसे हमारा इंडिया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है सारी चीज़ें। यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है या तो पब्लिक सेक्टर है या तो इंडिविजुअल से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं ना वो गवर्नमेंट लेती है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि टाटा हो गया, टाटा, अंबानी, बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप, राइट। देन ये जो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग मिलके अगर कोई डिसीजन लेंगे तो उसका प्राइवेट सेक्टर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इंडिया, देन रशिया, ओके, यूके, ये सारे एग्जांपल्स है मिक्स्ड इकोनॉमी के, ओके। इंडिया के अंदर भी देखो आप प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। देन हमारा थर्ड टाइप होता है लिबरल इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज़ फ्री फ्रॉम द कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल है ही नहीं यहाँ पे, तो
तो कौन करेगा इसको कंट्रोल? अंडर दिस सिस्टम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ आर सेल्फ रेगुलेटेड बाय द फोर्सेस एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी, जितना सप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरी इकोनॉमी कंट्रोल होती है। ठीक है। रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन आर बेस्ड ऑन अर्बन प्राइवेट ओनरशिप एंड दे मेक देयर डिसीजंस विद द डिजायर टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रही है, राइट। अब हम है लिबरल इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो रॉ मटेरियल अगर कोई कंपनी मुझसे परचेस करना चाहेगी तो वो मैं अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यूज कर सकता हूँ उसको, क्योंकि मेरे पास ही है वो चीज़ जो मैं एज अ रॉ मटेरियल दे सकता हूँ। तो मैं जितना चाहूँ उतना दाम ले सकूंगा, प्राइस ले सकूंगा, इंक्रीज कर सकूंगा। ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलेंगे लिबरल इकोनॉमी। ठीक है। चलो फिर बोलेंगे, समझते हैं व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। Capitalists favor a system of free enterprise, which means the government does not interfere the economy, that the law of demand and supply will make sure that the economy runs most efficiently in the meeting people's need। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी ना कहीं बहुत कनेक्टेड है लिबरल इकोनॉमी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो गवर्नमेंट है तो है तो सही, बट वो इंटरफियर नहीं करेगी, इंटरफियर नहीं करेगी। तो फिर इसको कैसे करेंगे? तो जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होगा वो ट्राई करेगा कि इकोनॉमी को बैलेंस करके चले। जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उसके थ्रू इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। कैपिटलिज्म इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय द कंपटीशन टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जिस तरह से नीड होगी उस तरह से प्रोड्यूस ऑफ गुड्स किया जाएगा। ठीक है। गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, ना कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ओके। आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ बेसिक जो करंट डेटा है। ठीक है। हम इकोनॉमी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कर रहे हैं अभी। ठीक है। लेकिन जो करंट इश्यूज आते हैं हमारे, करंट अफेयर्स जो बोलते हैं, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो ये रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट होता है जो कौन इसको रिलीज कौन करता है? ठीक है। इसको रिलीज कौन करता है, कोई बताएगा? कमेंट डाउन करिए। इसको रिलीज करेगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रिपोर्ट रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और अक्टूबर 2022 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी जो होगी वो USA है, सेकंड चाइना है, थर्ड जापान, फिफ्थ जर्मनी, फोर्थ जर्मनी, फिफ्थ इंडिया। ठीक है। हमें टॉप 5 याद रखने की ज़रूरत है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया का नंबर याद रखने की ज़रूरत है। तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है। चलिए, हमने एक क्लासिफिकेशन देख लिया कंट्रोल और रेगुलेशंस के बेस पे। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज देखते हैं बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। मतलब कि किसी भी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, और उस डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मेज़र किया जाएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले तो कौन से फैक्टर्स होते हैं उसको मेज़र करने के। तो द ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर सच एज पर कैपिटा इनकम, या तो जिसे हम GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस। सेकंड है लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ कितना है। जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो अपनी डे टू डे रूटीन में एटलीस्ट 2 टाइम का खाना भी अपने आप को
खिला रहे हैं या नहीं वो। एक्सटेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोडवेज, रेलवेज, या तो पब्लिक ट्रैवल्स के लिए जो बसेस यूज़ होती है गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, उसका क्या ग्रोथ है। द कंट्रीज हैव बीन क्लासिफाइड एज डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, या तो फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। कंट्रीज को क्या है, कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है जब हम एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक तो डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। सबसे पहले समझते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज से भी पहले डेवलप्ड। ओके, अब डेवलप्ड कंट्रीज क्या होती है। डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब होता है जहां पे उनका पर कैपिटल इनकम बहुत ही आइडियल रहता है, ठीक है। सेकंड, उनका लेवल ऑफ वहाँ पे इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है, जहाँ पे बहुत सारी की सारी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बहुत ही पॉजिटिव नॉर्म्स में परफॉर्म कर रही है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वी कांट से कि बहुत हाई, बट एक मैच्योर लेवल पे होता है। ओके, देन जहाँ पे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज देखो, यूएसए हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, जैसे फिर जापान हो गया, जहाँ पे आपका ट्रैवलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोडवेज, रेलवेज, बस, ये जो ट्रैवलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, वो बहुत ही डेवलप्ड होते हैं, बहुत ही फैसिलिटी वाले होते हैं, जहाँ पे उनके जो भी लोग होते हैं उस उस कंट्री में रहने वाले जो भी लोग होते हैं, वो उनका बहुत ही ईजीली और बहुत ही हैप्पीली यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों, ठीक है। तो उसको हम डेवलप्ड कंट्रीज बोलेंगे। नाउ व्हाट इज डेवलपिंग कंट्री, तो कंट्रीज विच आर नॉट डेवलप्ड, जो डेवलप्ड पूरी तरह से अभी नहीं हुई है, बट आर पासिंग थ्रू दी प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बिकम मोर एडवांस इकोनॉमीज आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब पहले आपके यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज थी, फॉर एग्जाम्पल, वो अब धीरे धीरे ग्रो हो रही है, पिछले डिकेड से इस डिकेड के अंदर उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप बहुत इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो पिछले एक डिकेड से इस डिकेड के अंदर। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे वो पूरी तरह से अभी डेवलप्ड वाली कैटेगरी में नहीं है, बट पिछले उनके पास्ट रिकॉर्ड से देखा जाए, उनके पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर किया जाए ना, तो धीरे 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 वो अभी उनके ग्रोथ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है, जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, जैसे कि इंडिया, राइट। अब 2000 से लेके अभी 2023, इस 23 ईयर्स में भी देखो ना, तो भी इंडिया ने अपने आप में इंडस्ट्री वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, पर कैपिटा इनकम वाइज बहुत ही ग्रोथ किया हुआ है। तो इंडिया इज नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड कंट्री, बट इट इज ग्रोइंग डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड। सो इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री। इंडोनेशिया, टर्की, थाईलैंड, ये सारे कंट्रीज है जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज के कैटेगरी में डाल सकते हैं। नाउ थर्ड होता है लिस्ट डेवलप्ड या तो अंडर डेवलप्ड कंट्री। मतलब कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ने क्या डेफिनेशन दी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की। कंट्रीज हैविंग लोएस्ट इंडिकेटर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द लोएस्ट HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी एक रिपोर्ट है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो एक रिपोर्ट है वो वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है, जिसके अंदर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी कंट्रीज है ना, जितनी भी कंट्रीज है, अगर उनको उनके पैरामीटर के अंदर बहुत ही लो रेटिंग मिलती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो गया, कैपिटलिज्म वाइज हो गया, फिर आपका जो पर कैपिटा इनकम हो गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गया, ये सारी चीज़ों में बहुत ही लो है ये सारी कंट्रीज, जहाँ पे ग्रोथ है ही नहीं बहुत टाइम से, ऐसी कंट्रीज को लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाएगा। ओके, चलिए, ये तो हमने देख लिया कि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग तरह के कंट्रीज को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाए के अकॉर्डिंग।
अब इकोनॉमिक्स के अंदर एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल रिलेशंस। आपके ग्लोबल रिलेशंस क्या है उसके बेस पे भी आपकी इकोनॉमी को मेजर किया जा सकता है। जैसे कि क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है, बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं हम। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एन इकोनॉमी सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट हैज नो ट्रेड और ट्रेड एक्सेस टू अदर कंट्रीज। इन दिस इकोनॉमी द कंज्यूमर गेट्स एवरीथिंग विद इन द बॉर्डर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये है कंट्री ए, ये है कंट्री बी। अब कंट्री ए के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उनको उनकी जो भी डिमांड रहती है, उनका जो भी सप्लाई रहेगा डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए। ये सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक का जो भी प्रोसेस रहेगा और जितनी भी चीज़ें उन्हें चाहिए ना, वो विद इन दी कंट्री डोमेस्टिकली ही यूज़ करेंगे। मतलब वो बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, या तो अपनी कंट्री से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे दूसरी कंट्री में। ठीक है, किसी तरह का ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे जो हमने समझा ना कि इट हैज़ नो ट्रेड और ट्रेड एक्सेस टू अदर कंट्रीज, मतलब वो अपनी कंट्री से कुछ भी बाहर बेच नहीं सकते या दूसरी कंट्री से कुछ चीज़ खरीद के अपनी कंट्री में लेके नहीं आ सकते। ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, जैसे कि ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। आपने कभी भी सुना कि ये चीज़ ब्राज़ील से इंपोर्ट हुई या ये चीज़ ब्राज़ील से एक्सपोर्ट हुई? नहीं, क्योंकि ब्राज़ील इज़ एन क्लोज्ड इकोनॉमी, जहाँ पे वो सारी चीज़ें उन्हीं खुद की कंट्रीज़ के अंदर ही, उस कंट्री के अंदर ही सारी चीज़ों का प्रोडक्शन भी होता है, सेलिंग भी होता है, और खुद ही वो अपने डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। नाउ उसका प्रॉपर ऑपोजिट साइड होता है ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ अपने सारे ट्रेड्स कर सकते हो। जैसे कि इट हैज़ अ ट्रेड रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। इन दिस इकोनॉमी मार्केट इज मोस्टली फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स। फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी हर्डल्स नहीं आएगा। अगर कंट्री ए को कंट्री बी के साथ, मान लो इंडिया को कोई चीज़ अपनी एक्सपोर्ट करनी है, इंडिया को अपना गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करना है दूसरी किसी कंट्री के, यूएस के साथ, तो कोई भी हर्डल नहीं होगा बीच में, क्योंकि वी आर इन ओपन इकोनॉमी। तो हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड्स कर सकते हैं, हम दूसरी कंट्री से कुछ सामान या कोई गुड्स परचेज भी कर सकते हैं और दूसरी कंट्री को हम गुड्स बेच भी सकते हैं। तो ग्लोबल रिलेशन के बेस पे सिर्फ दो ही इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार मार्क करेंगे इसको। एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब देखो, एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमी। यहाँ पे देखो, इफ द शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो जो भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का शेयर जो है वो 50% और मोर इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री, देन इट सेड टू बी एन एग्रेरियन इकोनॉमी। मतलब कि मान लो किसी कंट्री का जीडीपी है, ठीक है, उस जीडीपी का 100% में से अगर 50% या तो ज़्यादा, 50% या तो ज़्यादा शेयर जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन, मान लो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन 50% या तो उससे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का या तो एलाइड एक्टिविटीज़ का होगा, तो उसको हम एग्रेरियन इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, उसको हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहेंगे। सेकंड है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अब ये है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकंड देखो, प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आ गया? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ गया आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, अलाइड एक्टिविटीज। ओके, फिर है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड कंस्ट्रक्शन यूनिट्स।
कंस्ट्रक्शन यूनिट्स। अब जो प्राइम सेकेंडरी सेक्टर है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन यूनिट्स बोलते हैं, अगर उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 50% या तो उससे ज़्यादा 50% या तो उससे ज़्यादा हो जाता है किसके अंदर, किसी भी कंट्री के मतलब उस स्पेसिफिक कंट्री के जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में, जो भी कंट्री की जीडीपी है उस जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में अगर आपका सेकेंडरी सेक्टर दैट इज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% या तो उससे ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर उस जीडीपी को, उस कंट्री की जीडीपी को डोमिनेट कर रहा है। कैसे? तो क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन उनका 50% या तो उससे ज़्यादा हो गया। अगर वो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज से डोमिनेट हो रहा था तो उसको हम एग्रेरियन इकोनॉमी बोल रहे हैं। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर से इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसको डोमिनेट किया जा रहा है, जीडीपी डोमिनेट हो रहा है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, यस। देन थर्ड होता है सर्विस इकोनॉमी, मतलब सर्विस सेक्टर की बात करेंगे हम यहाँ पे। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है व्हेन इफ द टेरिटरी सेक्टर। अब ये टेरिटरी सेक्टर का मतलब क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आपको इसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो टेरिटरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 50% और मोर ऑफ द जीडीपी। ठीक है, अगर आपका टेरिटरी सेक्टर 50% या तो उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी कंट्री की जीडीपी के अंदर, ठीक है, तो उसको हम सर्विस इकोनॉमी बोलेंगे। सर्विस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां पे आप इंटेंजिबल सर्विसेज प्रोवाइड, इंटेंजिबल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, इंटेंजिबल फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसे हम छू नहीं सकते या तो देख नहीं सकते। डॉक्टर डॉक्टर के पास जो सर्विसेज मिलती है उसको हम इंटेंजिबल बोलेंगे। क्यों? डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हो? डॉक्टर आपको जो एडवाइस देता है वो एडवाइस वर्बल होती है, उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसके जो एडवाइस होती है, डॉक्टर की जो एडवाइस होती है उसके बेस पे ही तो हमारा ट्रीटमेंट होता है ना, तो उसको हम सर्विस में काउंट करेंगे। किसी को कोई एडवाइस देना, किसी को कुछ सिखाना जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वहाँ से हमें बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर, जिसको हम सर्विस इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब जब सेक्टर की बात कर रहे थे तो हम देखेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं। चलिए, पहला है प्राइमरी सेक्टर। हमने अभी अभी देखा प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सी चीज़ें आती है, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, ये सारे इन सबसे मिलके जितना भी कंट्रीब्यूशन जाएगा उसको हम प्राइमरी सेक्टर से कंट्रीब्यूट होने वाली इकोनॉमी बोलेंगे। दिस सेक्टर इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस, है ना, एक्सट्रैक्ट करना या तो हार्वेस्ट करना, किन चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सिस को हार्वेस्ट करना, या प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है, प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी अर्थ, तो एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो हम नेचुरल रिसोर्सिस में काउंट करते हैं, राइट, इनको नेचुरल रिसोर्सिस कहा जाता है। तो इसको हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा, हमारी इंडस्ट्रीज। ओके, सेकेंडरी सेक्टर कंप्राइजेस बिजनेसेस दैट प्रोड्यूस्ड अ फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, दिस सेक्टर प्राइमरी डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर। ऑब्वियसली अगर आपको इन रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप फिनिश गुड्स कैसे बनाओगे। हमारे पास फिनिश गुड्स मिलने से पहले की प्रोसेस क्या होती है, रॉ मटेरियल ना। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा हमारे पास या तो नहीं मिलेगा तो गुड्स को फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर से अगर रॉ मटेरियल मिलेगा तभी फिनिश गुड्स मिलेगा, मतलब कि जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्टर इज heavily dependent on primary sector. ओके, देन टेरिटरी सेक्टर। अभी अभी हमने वो सर्विस सेक्टर की बात की थी जहाँ पे टेरिटरी सेक्टर की बात हुई थी।
The tertiary sector of the economy is also known as the service sector. This sector helps in the development of the primary and secondary sector. अब ये tertiary sector के अंदर से क्या primary और secondary sector को कैसे help मिलेगी? तो जो भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमने सीखा कि नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी चीज़ आप हार्वेस्ट करोगे या तो एक्सट्रैक्ट करोगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, तो उसको आगे प्रोसेस करने के लिए भी कुछ मेथड्स होंगे जिसकी सर्विसेज आपको लेनी पड़ेगी, जिसकी सर्विसेज आपको दूसरे से सीखनी पड़ेगी, या तो आपके पास है तो उसका यूज़ करना पड़ेगा। सेम विथ सेकेंडरी सेक्टर, आप इंडस्ट्रीज चला रहे हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आप कोई अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज होना चाहिए, जो नॉलेज किसी से लेना है, वो एक तरह से आपको सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो सर्विस जो है, सर्विस सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, देन फोर्थ होता है क्वाटरनरी सेक्टर। द सेक्टर कंसिस्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज। ठीक है, स्पेशलाइजेशन एक तरीके से कह सकते हैं हम यहाँ पे। That examples of activities associated with this sector are research and development. हर कोई नहीं करता या हर किसी के बस की काम होती नहीं है ये। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन फर्म्स, मतलब कि जो जिसका स्पेशलाइजेशन हो गया। ठीक है, मेरा स्पेशलाइजेशन पढ़ाना है तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नहीं है तो मैं वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो क्वाटरनरी सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के अंदर, उसको हम क्वाटरनरी सेक्टर बोलेंगे। देन क्वीनरी सेक्टर। अब क्वीनरी सेक्टर क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी इन विच द हाई लेवल ऑफ डिसीजन आर मेड बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स इन गवर्नमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे जो भी डिसीजंस बन रहे थे, जो भी डिसीजंस हो रहे थे, वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, वी कांट से मैनेजमेंट बट टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, या तो फिर टॉप लेवल जो भी डिपार्टमेंट्स थे। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है, राइट। कोविड-19 के टाइम पे हेल्थ डिपार्टमेंट से हमको जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी वो हम फॉलो कर रहे थे, राइट। तो क्वीनरी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जितने भी हाई लेवल डिसीजंस बनाने होते हैं वो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स या एग्जीक्यूटिव्स इन गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट के अंदर जो भी टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं, या तो फिर टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स इन हेल्थ सेक्टर या तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो भी डिसीजंस बनाए जाते हैं उसको हम क्वीनरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर द डे। हमने आज क्या सीखा? बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर ब्रांचेस कौन सी होती है, माइक्रो मैक्रो, उनको किन किन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक्स को कंसीडरेशन में किस तरह से, मतलब उनको मेज़र कैसे किया जाएगा, इकोनॉमिक्स पढ़ा किस तरह जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से क्लासिफिकेशंस दिए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर ना एक और कंसेप्ट आता है गिग इकोनॉमी का। ठीक है, गिग इकोनॉमी का एक कंसेप्ट आता है जिसके लिए मैंने अलग से एक क्लास ले रखी है, वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ पे आप गिग इकोनॉमी को समझिएगा। गिग इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल बहुत न्यूज़ में है गिग इकोनॉमी और बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है, तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने गिग इकोनॉमी के लिए अलग से एक क्लास ली है, तो वो भी अपलोड हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स समझना बहुत ज़रूरी था कि कितने कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, किस तरह से उनको मेज़र किया जाता है, कौन से सेक्टर्स किस तरह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर या तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक लेटेस्ट डेटा भी देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। ये जो है ना एक्चुअली ग्लोबल वे में देखा जाएगा। जैसे कि
लोअर इनकम इकोनॉमी, मिडल इनकम इकोनॉमी या हायर इनकम इकोनॉमी। अब जितनी भी इनकम है, ठीक है, इकोनॉमी हमने पहले ही देखा था ना, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो तो डोमेस्टिक हो गया एक तरह से। डोमेस्टिक मतलब किसी इंडिविजुअल का एनालिसिस होगा, इकोनॉमिक बिहेवियर रिसर्च करना, या तो फिर किसी एक स्पेसिफिक हाउस होल्ड का। मैक्रो का मतलब क्या होता है, नेशन वाइड, नेशन वाइड या तो ग्लोबली, ठीक है। तो ग्लोबली आपकी कंट्री की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो किस रेंज में रहेगी, तो आपकी कंट्री को कौन सी इकोनॉमी के कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, दैट इज लोअर इनकम इकोनॉमी है, या तो फिर आपकी कंट्री मिडल इनकम इकोनॉमी है, या तो आपकी कंट्री के अंदर हायर इनकम इकोनॉमी है। तो देखिए उसके अंदर क्या है, अगर लोअर इनकम इकोनॉमी की बात करें तो ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम इज लेस देन और इक्वलेंट टू $1085। ये अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बनाना चाहे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये लोअर इनकम लेवल की इकोनॉमी कौन सी होती है, तो मोस्टली ना अफ्रीकन कंट्रीज बिलोंग टू दिस कैटेगरी अलोंग विथ अफगानिस्तान, नेपाल, ओके, फ्रॉम एशिया, ठीक है। तो ये जो लोअर इनकम इकोनॉमी होती है ना, मतलब उनका जो भी ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम होगा ना, वो लेस देन होगा कितने से, $1085 से, ठीक है। मिडल इनकम इकोनॉमी की बात करें, मिडल इनकम इकोनॉमी के अंदर दो एग्जांपल है। अगर किसी का ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम है बिटवीन, मतलब $1086 से लेके $4 to $5 के बीच में, अगर यहाँ पे आपकी ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम लाई कर रही है, दैट तो आपका मिडल इनकम इकोनॉमी हो गया। इसका एग्जांपल है इंडिया, ठीक है। हमारी पर ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम इसके बीच है अभी, और ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम लाइज बिटवीन 4256 से लेके $13,205 के बीच में अगर रहेगी, तो वो भी मिडल इनकम इकोनॉमी है, लेकिन हमारे से थोड़ी सी अपर लेवल की, दैट इज चाइना, जो इसमें कंसीडर की जाए। और लास्ट में होगा आपका हायर इनकम इकोनॉमी। हायर इनकम इकोनॉमी का मतलब होता है कि अगर वो $13,250 से ग्रेटर है उनकी ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम, या तो उसके इक्वलेंट है, ठीक है, तो उसे हम हायर इनकम इकोनॉमी बोलेंगे। इन 2022 देयर वर 81 कंट्रीज इन दिस कैटेगरी। किसमें, हायर इनकम इकोनॉमी में 81 कंट्रीज है, जिसके अंदर यूके आ गया, यूएसए आ गया, ठीक है, कनाडा आ गया, ये सारे टोटल शायद 195 कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, उसमें से 81 तो हायर इनकम इकोनॉमी के अंदर कंसिडर की जा रही है 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग। तो चांसेस है कि आगे जाके शायद 2 4 5 साल के अंदर ये नंबर 81 से बढ़ के शायद 90 प्लस क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का जो हमने इंट्रोडक्शन देखा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद वाला लेक्चर हमारा होगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारी किसी भी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।